हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की। बात करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक यानी को फाउंडर पॉल एलन द्वारा एक विमान तैयार कराया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा विमान है। इस विशालकाय विमान का नाम है स्ट्रेटो लॉन्च। यह विमान इतना बड़ा है कि इसमें 28 पहियों को लगाया गया है, जबकि बोइंग 747 विमान में लगाए जाने वाले ऐसे 6 इंजन इस स्ट्रेटो लॉन्च विमान में लगाए गए हैं। स्ट्रेटो लॉन्च विमान का निर्माण जो है वो बड़े रॉकेटों के लिए किया जा रहा है। इस विमान के निचले हिस्से पर रॉकेटों को बांधा जा सकेगा तथा ये विमान जब 35,000 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो 35,000 फीट की ऊंचाई में पहुंचने के बाद ये उन रॉकेटों को गिरा देंगे, जिससे ये रॉकेट बीच रास्ते में ही अपने गंतव्य के लिए लॉन्च हो सके। आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं और इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो सत्य नडेला, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने 1 जून 2017 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रशासन समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। निजी कारण बताए गए हैं इनके इस्तीफे के लिए और इन्होंने अपना इस्तीफा विनोद रॉय को सौंप दिया है, जो कि इस समिति के अध्यक्ष हैं। आपको बता दूं कि बीसीसीआई के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए मुदगल कमेटी की सिफारिश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी 2017 को बीसीसीआई के प्रशासकों की एक समिति यानी बीसीसीआई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स गठित की थी, जिसमें भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग विनोद राय को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति में रामचंद्र गुहा के अलावा सुप्रसिद्ध पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी को भी सदस्य बनाया गया था, जिसमें से रामचंद्र गुहा ने निजी कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर तैनात शक्तिकांत दास 31 मई 2017 को रिटायर हो गए। पहले राजस्व सचिव तथा बाद में आर्थिक मामलों के सचिव के तौर पर वे तमाम आर्थिक सुधारों के फैसले तथा नीति निर्धारण का हिस्सा रहे थे। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं कि 30 मई 2017 को ही भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि जल्द ही 1 रुपए के नोट जारी किए जाएंगे, जो भारत सरकार द्वारा मौद्रिक किए गए हैं तथा इन पर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। क्योंकि शक्तिकांत दास 31 मई 2017 को रिटायर हुए हैं, आरबीआई ने जो घोषणा की थी वो 30 मई को की थी, तो जो 1 रुपए के नोट आएंगे उसमें अब फिलहाल शक्तिकांत दास के ही सिग्नेचर होंगे। मैं आपको बता दूं कि कम डिनोमिनेशन जैसे 1 रुपए के नोट में वित्त मंत्रालय सचिव के ही सिग्नेचर होते हैं। शक्तिकांत दास की जगह कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तपन रे ने आर्थिक मामलों के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी ले ली है। इस हफ्ते की बहुत बड़ी न्यूज है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते की मंशा पर शक जताते हुए कहा कि इस समझौते से अमेरिकी मजदूरों की कीमत पर भारत और चीन जैसे देशों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार भारत और चीन के कई वर्षों तक प्रदूषण फैलाने की छूट दी गई है, जबकि अमेरिका पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर के 190 से ज्यादा देशों द्वारा दिसंबर 2015 में अनुमोदित इस समझौते को लेकर ट्रंप का रुख अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी काफी मुखर था और अमेरिका को इस समझौते से बाहर करना ये उनके एजेंडे में था। मैं आपको बता दूं कि यह समझौता 4 नवंबर 2016 को प्रभाव में आ गया था, जब 147 देशों ने इसे अपनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस समझौते की शर्तों को उचित बताते हुए इसे स्वीकार किया था। हालांकि भारत इस समझौते को लेकर अपनी कटिबद्धता जताता आया है और अमेरिका के बाहर हो जाने के बावजूद फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि भारत अब इसमें अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएगा। 38 साल के लियो वरदकर, जो कि एक भारतीय प्रवासी की संतान है, आयरलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आयरलैंड की सत्ताधारी पार्टी फाइन गेल ने उन्हें पार्टी के अगले नेता के रूप में चयनित किया है। इस प्रकार लियो वरदकर आयरलैंड के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा वे विश्व के कुछ सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक होंगे। खास बात यह है कि लियो वरदकर एक कट्टर कैथोलिक देश आयरलैंड के सबसे पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री, जी हाँ, फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। लियो वरदकर के जो पिता थे उनका नाम अशोक था, वो मुंबई के रहने वाले थे। वहां काम की तलाश में वो आयरलैंड गए, जहां उनका विवाह आयरलैंड की मिरियम से हुआ। दोनों 60 के दशक में स्लो के एक ब्रिटिश अस्पताल में काम करते थे।
एस अब्दुल रहमान, जिन्हें कविको यानी कवियों के सम्राट के उपनाम से भी जाना जाता था, एक सुविख्यात तमिल कवि थे। उन्होंने तमिलनाडु के संपूर्ण साहित्यिक नक्शे को पैमाइश करते हुए तमिल साहित्य में आधुनिकता का समावेश किया था। हाल ही में एस अब्दुल रहमान का निधन 2 जून 2017 को हो गया। एस अब्दुल रहमान की कृति तमिल काव्य कृति अलापनई को वर्ष 1999 में तमिल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। खास बात यह है कि इससे पहले वे इस पुरस्कार के कटु आलोचक थे और कहते थे कि तमिल भाषा के रचनाकारों को जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। हालांकि उनको साहित्य अकादमी मिलने के बाद कई तमिल साहित्यकारों को यह सम्मान मिला। भारत के पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी ने 2 जून 2017 को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर 21 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो भारतीय कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर सेबी को सलाह देगी। बैंकर उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और एमडी भी हैं, इस समिति की अध्यक्षता उनको सौंपी गई है, जिसका गठन सेबी ने 2 जून 2017 को किया है। आपको बता दूं, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसके जो चेयरमैन है वो अभी चेंज हो गए हैं, जो अजय त्यागी बने। इन्होंने यूके सिन्हा का पद लिया है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और अजय त्यागी इसके नए चेयरमैन बन गए हैं। स्वदेशी तकनीक से निर्मित त्वरित प्रतिक्रिया वाली जमीन से हवा पर वार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण 4 जून 2017 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से 4 जून 2017 को किया गया। इस मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया है। यह मिसाइल की क्षमता जो है वो 30 किलोमीटर के दायरे में तमाम अलग अलग हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है, जिसके लिए 2 वाहनों का प्रयोग हवाई प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने 4 जून 2017 को $1,20,000 इनाम राशि वाली थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्री बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। बैंकॉक में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में उन्होंने चौथी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को एक संघर्षपूर्ण मैच में 17-21, 21-18, 21-19 से पराजित किया। प्रणीत को इस प्रतियोगिता में तीसरी वरीयता हासिल थी। यह प्रणीत के कैरियर का दूसरा ग्रांड प्री खिताब है। उनके कैरियर का पहला ग्रांड प्री खिताब कनाडा ओपन था, जो उन्होंने पिछले वर्ष 2016 में जीता था। वहीं प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब मलेशिया की रात्चानोक इंतानोन ने जीता। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ा ऐतिहासिक मुकाम उस समय हासिल किया जब उसने भारी क्षमता वाले प्रक्षेपण यान की श्रृंखला के पहले रॉकेट GSLV Mark 3 D1 को 5 जून 2017 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। इसी रॉकेट के साथ देश के अब तक के सबसे भारी उपग्रह GSAT-19 को भेजा गया, जिसका वजन 3136 था। इस प्रक्षेपण की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसके लिए एक पूर्णतः स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया, जो कि तीसरे चरण में फायर हुआ तथा तय योजना के अनुसार बंद होकर उपग्रह को अपनी अपेक्षित कक्षा में स्थापित करने में सफल हुआ। इससे पहले GSLV के यानों में भी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये सभी रूसी डिजाइन पर आधारित होते थे। इस बार ये स्वदेशी डिजाइन पर निर्मित किया गया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बहरीन, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन ने 5 जून 2017 को कतर से अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है। कतर पर यह आरोप लगाया गया है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस घोषणा की पहल करते हुए कतर के शक्तिशाली पड़ोसी देश सऊदी अरब ने कहा कि वह कतर से अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर रहा है ताकि देश की आतंकवाद तथा चरमपंथ से सुरक्षा की जा सके। बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसी प्रकार की घोषणा की है। बाद में लीबिया और यमन ने भी इस समूह में शामिल हो गए तथा उन्होंने कतर से राजनीतिक संबंध समाप्त करने का समर्थन किया। आपको बता दूं कि आतंकवाद को प्रायोजित करने के आरोप
कतर पर पहले से भी लगते रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में अमेरिकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट छपी कि कतर आतंकी संगठनों का वित्त पोषण कर रहा है। अब आपको बता दूं कि 2022 के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भी कतर में होने वाला है और वहीं कतर ने इस समस्त आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इन 4 अरब देशों के आरोप बेबुनियाद हैं तथा इसके द्वारा कतर पर राजनीतिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। भोपाल का रेलवे स्टेशन हबीबगंज देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जिसका संचालन तथा रखरखाव यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक निजी उपक्रम को प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत नए सिरे से विकसित किए जा रहे इस स्टेशन का नाम भारतीय रेलवे के इतिहास में लिखा जाना अब लगभग तय है। आपको बता दूं कि हबीबगंज के संचालन तथा रखरखाव के लिए भोपाल स्थित बंसल समूह को 8 वर्ष की अवधि के लिए इन रेलवे और बंसल समूह का करार हुआ है। ऑपरेशन स्वर्ण भारतीय रेलवे द्वारा तैयार की गई उस नई परियोजना का नाम है जिसके तहत उसकी सबसे प्रतिष्ठित गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस के उन्नयन का काम किया जाएगा। मतलब जीर्णोद्धार होगा इन दोनों ट्रेनों का ऑपरेशन स्वर्ण के तहत। रेल मंत्रालय ने उन 10 मुख्य बिंदुओं को चिन्हित किया है जिन पर काम किया जाएगा। इनमें शामिल है रेलगाड़ियों की स्वच्छता, साफ बिस्तर, डिब्बों के इंटीरियर्स पर ध्यान, बेहतर टॉयलेट एवं कैटरिंग। इसके अलावा वाईफाई सुविधा, कॉफी वेंडिंग मशीन तथा इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी इस उन्नयन परियोजना के तहत लगाया जाएगा। ऑपरेशन स्वर्ण के तहत प्रारंभ में 2 रेलगाड़ियां मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस का उन्नयन किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस पर 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। आत्मघाती हमलावरों तथा बंदूकधारियों ने 7 जून 2017 को एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित संसद भवन और देश के बेहद लोकप्रिय दिवंगत धर्मगुरु आयतुल्लाह खोमैनी के मकबरे पर हमला कर दिया। इस घटना में कम से कम 13 लोग मारे गए जिसमें हमलावर आतंकी भी शामिल हैं। बाद में इस्लामिक स्टेट ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। मैं आपको बता दूं कि ईरान की संसद का नाम मजलिस है और SSC में काफी लोकप्रिय क्वेश्चन हो सकता है। ये शिया बहुल ईरान पर इस्लामिक स्टेट द्वारा किया गया यह पहला हमला था। उल्लेखनीय है कि ईरान उन देशों में शामिल रहा है जिसने ईरान तथा सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में भाग लिया। ईरान ने इस घटना के लिए सऊदी अरेबिया को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले के चलते ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो संबंध थे वो खराब हो गए हैं। ये दोनों देश खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम करने के लिए पिछले काफी समय से एक दूसरे को कंपटीशन देते आ रहे हैं। नेपाली राजनीति के दिग्गज नेता शेर बहादुर देउबा ने 7 जून 2017 को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से गोपनीयता की शपथ ली। वे चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं जबकि कुल मिलाकर देश के 40वें प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको बता दूं कि शेर बहादुर देउबा ने माओवादी नेता पुष्प दहल कमल प्रचंड का स्थान लिया है। हाल ही में खोजे गए एक्सोप्लैनेट का नाम KLT-9b है जो कि अब तक का खोजा हुआ सबसे गर्म प्लैनेट है। इस ग्रह की सबसे खास बात यह है कि इसकी सतह का अधिकतम तापमान 4326 डिग्री सेल्सियस पाया गया है, जिसके चलते यह मानव द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे गर्म ग्रह है। इसका यह तापमान हमारे सूर्य के तापमान से मात्र 926 डिग्री सेल्सियस कम है तथा कई तारों से इसका तापमान अधिक पाया गया है। बृहस्पति के आकार का यह ग्रह KELT-9b नाम का एक विशाल तारे की परिक्रमा करता है। आपको बता दूं कि यह ग्रह पृथ्वी से 650 लाइट ईयर दूर है। ये तो थी जून के पहले वीक के करंट अफेयर्स की कुछ खबरें। आगे के कुछ वीक्स के लिए खबरों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।